हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन ए, जिसका नाम है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझना। ठीक है, आज का ये लेसन का नाम है। ठीक है, ये लेसन 8 का नाम है। इसके पहले हमने लेसन 7 तक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने बिल्कुल शुरुआत से प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स के नीचे आप सभी को प्लेलिस्ट दे दूंगी। आप वहां उस पर क्लिक करके और जितने भी वीडियोज है बिल्कुल शुरुआत से देख सकते हैं। ठीक है, और इससे ही आएगा आपके एग्जाम में प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक ध्वनियों के समूह के रूप में स्फुटित मतलब निकलती है। ठीक है, स्फुटित होती है। मतलब वाचन वह प्रक्रिया है जो हमारे मुख से विभिन्न भाषिक मतलब विभिन्न भाषाओं या ध्वनियों के समूह में हमारे रूप पे निकलती है या स्फुटित होती है। बच्चे सार्थक और निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे बोलने की स्थिति में पहुंचते हैं। विद्यालय में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसे अपना नाम एवं माता पिता का नाम, घर का पता बोलना सिखा दिया जाता है और धीरे धीरे पुस्तकों के अवलोकन और शिक्षण द्वारा बच्चे शुद्ध बोलना, समझना और लिखना सीखते हैं। किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोलकर पढ़ना ही मौन वाचन है। ठीक है, मतलब कि किसी भी भाषा में अंकित वाक्यों को शुद्ध और सही ढंग से बोलकर पढ़ना ही मौन वाचन है। वाचन के दो प्रकार होते हैं, एक तो सस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। ठीक, वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 टाइप होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब देखिए, सस्वर वाचन में गद्य व पद्य के अंशों को उचित आरोह अवरोह के साथ उच्चारण किया जाता है, मतलब बोला जाता है। ठीक है, अब मौन वाचन में बिना उच्चारण के गद्य व पद्य को पढ़कर उसके विचार तत्व को ग्रहण किया जाता है, मतलब इसमें बोला नहीं जाता है। और सस्वर वाचन में गद्य और पद्य को बोला जाता है, यही दोनों में डिफरेंट है। क्लियर? कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र आदि मौन वाचन द्वारा पढ़े जाते हैं। जैसे कि कोई भी कहानी, ठीक है, तो जैसे कि कहानी हो गया तो कहानी क्या है, मन में पढ़ा जाता है। उपन्यास भी मन में पढ़ा जाता है और समाचार पत्र भी मन में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उसको तेज तेज बोलते हैं। अब देखिए, मौन वाचन द्वारा पढ़े जाते हैं। वाचन की पृष्ठभूमि पर ही मौन वाचन की सफलता निर्भर है। वाचन की कुशलता से ही हमें वार्तालाप या संभाषण का ढंग आता है। दूसरे के वाचन को सुनकर बच्चे अनुकरण द्वारा वाचन कला में प्रवीण होते हैं, यानी दूसरे जो बोलते हैं उसी का नकल करते हैं। ठीक है, तो वो वाचन कला में यानी बोलने की कला में प्रवीण होते हैं। ठीक है, इसलिए कक्षा शिक्षण में सस्वर वाचन एवं मौन वाचन की दक्षता बच्चों में विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? इस विषय पर विस्तार से चर्चा आवश्यक है। अब देखिए, अभी तक तो वाचन 2 प्रकार का था, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब देखिए, सस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन और सेकंड विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये छोटे छोटे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। अब वाचन में बालक अनेक अशुद्धियां करते हैं। ठीक, वर्डों, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण स्वयं करके उनका अनुकरण वाचन कक्षा के विद्यार्थियों से करा लेना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कह रहा है कि जो बोलने का तरीका होता है, जब कुछ बोलते हैं तो बालक कभी वर्ड को गलत बोलते हैं, कभी शब्द को तो कभी वाक्य को। ठीक है, तो इसलिए उच्चारण स्वयं करके पहले जो शिक्षक है, मतलब जो बता रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है बालकों को, तो सबसे पहले वो एक बारी बोले, फिर उनका बच्चे जो भी वो बोल रहे हैं उनका अनुकरण करेंगे और फिर बोलेंगे। तो यही कह रहा है, उच्चारण स्वयं करके उनका अनुकरण वाचन कक्षा के विद्यार्थियों से करा लेना चाहिए। फिर आदर्श पाठ में ध्वनि का आरोह अवरोह, ठीक, शुद्ध उच्चारण
भावा अभिव्यक्ति एवं उपयुक्त शारीरिक संकेतों का ध्यान रखकर अध्यापक को वाचन कराना चाहिए। मतलब कि जब भी वो वाचन यानी कुछ भी वाक्य बोल रहा है तो उसको मतलब उतार चढ़ाव, ठीक है, आरोह अवरोह, इसका मतलब उतार चढ़ाव, शुद्ध उच्चारण का ध्यान देना होगा, भाव अभिव्यक्ति का और उसका शारीरिक संकेत, उसका हाव भाव किस तरीके से है, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर उसके बाद एक शिक्षक को बालक के सामने उस तरीके से अपने आप को पेश करना चाहिए और जो कुछ भी वाक्य बोल रहा है वो शुद्ध और सही होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि वाचन पर ही पाठ की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, वाचन ऐसा भावपूर्ण हो कि पाठ्य विषय, शब्द, अर्थ और भाव सब स्पष्ट हो जाए। क्लियर? इसके अतिरिक्त सस्वर पाठ से छात्रों में आत्मविश्वास की भावना रहती है, संकोच का आवरण हट जाता है, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं रहता है सस्वर वाचन से। और सस्वर वाचन से ही काव्य का आनंद उठाया जा सकता है। लेकिन प्रभावशाली सस्वर वाचन तभी कहा जा सकता है जबकि वाचन में निर्णय की कुशलता, उच्चारण की शुद्धता तथा भाव की अस्पष्टता हो। आदर्श वाचन के बाद आता है मौन वाचन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप मूल्यांकन कर सकते हो। प्रश्न ये आ सकता है कि वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि क्यों पड़ती है, क्योंकि जब तक हम एक वाचन को अच्छी तरीके से शुद्ध उच्चारण नहीं कर लेते, सही वर्ड, सही वाक्य नहीं बोल लेते, तब तक हम किसी भी लेसन को, किसी भी चैप्टर वाइज सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वाचन के 2 टाइप होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। क्लियर? वाचन का क्या महत्व है, तो जो मैंने अभी बताया वही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सस्वर वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो सस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। आपका था फर्स्ट यही था शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन। यानी सिंपल अगर लैंग्वेज में कहे तो सस्वर वाचन में सबसे पहले तो शिक्षक को जो कुछ भी वो वाक्य, सेंटेंस, वर्ड सिखा रहा है तो सबसे पहले उसको शुद्ध उच्चारण में बोलना चाहिए। फिर सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन, तब जब शिक्षक उसे बोल लेगा तो विद्यार्थी जो होंगे उनका अनुकरण करेंगे, उनकी नकल करेंगे और वैसे ही भी वही उच्चारित करेंगे। क्लियर? तो सस्वर वाचन के 2 टाइप होते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब देखिए मौन वाचन का क्या महत्व है, इसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए मौन वाचन का महत्व, तो यहाँ क्या कह रहा है, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में होठ नहीं हिलता, जैसे कि कल हमने इंग्लिश डिस्कस किया था, है ना, जो साइलेंट रीडिंग था, तो उसमें वही था कि बिल्कुल आपको जो होठ है वो नहीं हिलना चाहिए और जब आप मन में पढ़ रहे हैं तो आपको मरमर यानी बड़बड़ाना नहीं चाहिए। वही सेम ये हिंदी में दिया गया है कि मौन वाचन का क्या महत्व है, तो लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में होठ नहीं हिलता। जड़ महोदय का कथन है कि मतलब मनोवैज्ञानिक या राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है, ठीक है, जब कोई बालक होता है, ठीक है, तो वो पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। ठीक है, मतलब जब छोटा सा बालक जन्म लेता है तो घुटनों को बल ही चलता है, लेकिन जब वो पैर से चलने लगता है तब थोड़ी ना घुटनों को बल चलता है ना। तो इसलिए जो जड़ महोदय जी हैं उनका कथन है कि जब बालक पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना या चलना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बालक होते हैं ना छोटे छोटे या कुछ भी, तो वो पढ़ते हैं तो मन में नहीं पढ़ते, वो बहुत तेज पढ़ते हैं। ठीक, तो उसके भी कुछ बेनिफिट हैं, प्लस उसमें भी कुछ कमियां हैं। ठीक है, लेकिन अब बड़े अगर आदमी को आपने देखा होगा तो वो तेज से थोड़ी ना पढ़ते हैं, मौन पढ़ते हैं। तो बहुत ही सही इन्होंने उदाहरण दिया है कि जब बालक छोटा होता है अपने घुटनों से चलता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों से चलना सीख लेता है तब वो घुटनों के बल नहीं चलता है। वही सिंपल यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो फिर वो तेज यानी सस्वर वाचन का
अधिक प्रयोग करना छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है। ठीक है, मतलब कि प्रौढ़ता मतलब बड़े आदमी का ये एक संकेत है। अब और भाषाई दक्षता पर अधिकार सूचक है, मतलब कि उस पर अगर आप मौन वाचन कर लेते हो तो जो आपकी लैंग्वेज की क्षमता, भाषा की क्षमता है, उस पर आपका अधिकार हो जाता है, उसमें आपकी पूर्णता हो जाती है। क्लियर। अब देखिए, मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। पहला पॉइंट, सबसे मेन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना, यही है। अगर कोई पूछे कि मौन वाचन से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो आप यही बताइएगा कि जो मौन वाचन होता है उसमें समय की बचत होती है। अब देखिए, श्रीमती ग्रे रिस्क के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं। देखिए, अभी वो तेज से बोल कर पढ़ता है तो 1 मिनट में 170 शब्द बोलता है। अब देखते हैं मौन वाचन में कितने ज़्यादा शब्द बोलता है। तो देखिए, मौन वाचन में इतने ही समय में वो 210 शब्द बोलते हैं। तो देखिए कितना डिफरेंट है, 170 और 210, मतलब कि मौन वाचन में बहुत ज़्यादा शब्द उच्चारण कर लेता है, लेकिन वही अगर सस्वर वाचन यानी बोल कर वो पढ़ता है तो केवल और केवल 170 ही वर्ड बोल पाता है। अब देखिए, मौन वाचन में मितव्ययता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि सस्वर वाचन अधिकतर शालेय यानी पाठशाला जीवन तक ही सीमित होता है, मतलब स्कूल में ही सीमित रहता है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति मन में पढ़ेगा तो दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन आपने देखा होगा सस्वर वाचन में जब कोई पढ़ता है तो दूसरा को उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो ये दूसरा बेनिफिट है। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो यही कि इसके समय की बचत होती है। दूसरा पॉइंट ये कि मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र को डिस्टर्ब यानी उसको बाधा नहीं डालता है। ठीक है, और सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है, मतलब कि अगर सामूहिक वाचन हो रहा है तो उसमें आपका मौन वाचन जो है वो सबसे सर्वोत्तम है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, बहुत ही 100%। आप देखिए, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट ये कि समय की बचत होती है। सेकंड पॉइंट, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई मौन वाचन करता है। थर्ड जो कह रहा है कि जो मौन वाचन होता है, जो कुछ भी पढ़ता है उसके बारे में उसकी जो चिंतन क्षमता होती है वो भी विकसित होती है। वो जो कुछ भी पढ़ता है वो उसके बारे में सोचता रहता है, उसके दिमाग में वैसी कृत्रिम, जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना, वैसे ही उसके दिमाग में वैसे ही भाव बनते चले जाते हैं। क्लियर, तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसका ध्यान केंद्रित होता है, यह क्रिया स्व उद्देश्य होती है। और सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक होता है। बिल्कुल सही ये पकड़ा है, मतलब जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, ठीक, मतलब मान लीजिए हमने बोला सस्वर, तो सस्वर तो हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, सस्वर वाचन है। लेकिन जो हमारा ध्यान केंद्रित कहाँ होता है कि क्या हम इसको सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो यह इसी पे फोकस जाता है, बाद में हमें जाता है कि सस्वर मतलब होता है क्या। लेकिन सबसे पहले तो हम यही क्लियर करते हैं कि क्या हम सस्वर को सही ढंग से बोल पा रहे हैं या नहीं। क्लियर, तो यही कह रहा है कि सस्वर वाचन में छात्र का ध्यान सबसे पहले उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वो बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है। बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मौन वाचन द्वारा स्व अध्याय की आदत पड़ती है, मतलब कि अपने आप ही, मतलब कोई भी आप सिलेबस पाठ्यक्रम अपने आप ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, मौन वाचन द्वारा स्व अध्याय की आदत पड़ जाती है और स्व अध्याय में रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और छात्र वाचन द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना प्रायः मौन रूप में होता है। ठीक है, मतलब अपने आप पढ़ते रहो और मौन आनंद उठाते रहो, है ना। तो उसके बाद देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में सस्वर वाचन जितना लाभकारी है, उच्च कक्षाओं में उससे कई लाभप्रद मौन वाचन है। आप देख सकते हो, मैंने जस्ट अभी बताया कि जैसे कि छोटे स्तर जिसमें बालक पढ़ते हैं ना, उसमें सस्वर वाचन जितना लाभकारी है उतना ही उच्च कक्षाओं में उससे कहीं लाभ, जितना ही आप क्लास मतलब उच्च स्तर तक चला जाएगा उतना ही मौन वाचन का जो इम्पोर्टेंस है वो और अधिक बढ़ता जाएगा। हम शीघ्रता पूर्वक बिना किसी को असुविधा दिए ही कम समय में किसी वस्तु का भाव ग्रहण मौन वाचन से ही कर सकते। इसमें श्रम करना पड़ता है, भावों की गहरी पैठ
के लिए गहन मनन एवं अध्ययन के लिए मौन वाचन का सहारा लेना पड़ता है। मौन वाचन में होठों में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, केवल मस्तिष्क और नेत्रों द्वारा ही संपूर्ण क्रिया हो जानी चाहिए। और कक्षा के मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन पाठन के स्थान पर फुसफुसा, जैसे कि हमने कल बोला था ना, मरमर इंग्लिश में पढ़ा था, तो वही है बड़बड़ाना या फुसफुसाना। ठीक, तो फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहा है, पंक्तियों पर उंगली तो नहीं फिर रहा है। तो जैसे कि हमने कल जितना हमने इंग्लिश पढ़ा था ना, सेम वही इसमें भी है। उसमें भी था कि पढ़ते समय उंगलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेंसिल का यूज करना चाहिए। इसकी अगर आदत है तो उसकी जगह पर पेंसिल दे देना चाहिए या पेन। ठीक है, तो अब देखिए मूल्यांकन की मौन वाचन की विशेषता बताइए। तो अभी जस्ट विशेषता क्या है, मौन वाचन पढ़ते समय में समय की बचत होती है। ठीक है, मौन वाचन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें मतलब आपके होठ नहीं हिलने चाहिए, प्लस इसमें फुसफुसाना या बड़बड़ाना नहीं चाहिए। क्लियर, तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट पे कहता है कि मौन वाचन द्वारा छात्र वाचन की गति का विकास कर सके एवं पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण कर सके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे कहता है कि पठित सामग्री में तथ्यों, भावों एवं विचारों का चयन कर सारांश बता सकना। थर्ड पॉइंट कह रहा है पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकना और पठित सामग्री से निष्कर्ष निकाल सकना और उपयुक्त शीर्षक दे सकना। अगला पॉइंट कह रहा है कि भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयां सामने रख सकना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रसंगानुसार अपरिचित शब्दों, उक्तियों और मुहावरों के अर्थ का अनुमान कर सकना। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान सकना और कोश में शब्द के दिए हुए अनेक अर्थों में प्रसंगानुसार सही अर्थ जानने की योग्यता आ जाना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, अब इसको छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा दिया है। अब देखिए मौन वाचन के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो गंभीर वाचन, ठीक है, हर एक व्यक्ति जब मौन पढ़ता है तो गंभीर होकर ही पढ़ता है। द्रुत वाचन, ठीक है, अब देखिए गंभीर वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, मौन वाचन के 2 भेद होते हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। तो अब गंभीर वाचन के जो भेद उद्देश्य होते हैं वो देख लेते हैं। भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, क्योंकि उसके मन में वैसे भाव बनते रहते हैं, और केंद्रीय भाव की खोज करना। ठीक है, तो द्रुत वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन से है। विस्तृत अध्ययन तब किया जाता है जब अधिक सामग्री कम समय में पढ़ना हो। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा हो लेकिन हमें कम टाइम में पढ़ना हो तो हम द्रुत वाचन का प्रयोग करते हैं। द्रुत वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, अवकाश का सदुपयोग करना, सूचना एकत्र करना, आनंद प्राप्त करना। ठीक है, और गंभीर वाचन में पाठ्य वस्तु के प्रत्येक शब्द को पढ़ना व समझना आवश्यक होता है। ठीक है, और द्रुत वाचन में यह आवश्यक नहीं। तो देखिए जो आपका गंभीर वाचन और द्रुत वाचन में क्या डिफरेंट है, तो एक तो यही डिफरेंट हो जाता है कि जो गंभीर वाचन होता है इसमें समझना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें वास्तव में ये नहीं है। जैसे कि इसमें क्या है कि ज्यादा पाठ्यक्रम बहुत ही कम समय में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो गंभीर वाचनों में विचारों के चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि द्रुत वाचन में सार ग्रहण पर बल दिया जाता है। तो देखिए आज ये पूरा हमने ये जो लेसन था ये पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है, और इसमें से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो मुझे पता है कि आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।